So we have started with the topic corporate restructuring. This is our subject. क्या basic meaning था corporate restructuring का? हमेशा यहाँ पे क्राइटेरिया मर्ज का ही रहता है या कुछ और भी हो सकता है, या दो कंपनीज हमेशा मिल ही रही हैं, क्या यही कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है? अलग भी हो सकती है. सो बेसिकली द वे कंपनीज वर एक्चुअली डूइंग द बिजनेस, द कोर ऑपरेशंस, वो यहाँ पे चेंज हो रहे हैं. जो भी उनका कोर ऑपरेशंस करने का तरीका था वो यहाँ पे चेंज हो रहा है. उनके में भी उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बदल रहा है, वो किसी और फर्म के साथ अमालगमेट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं. कुछ फर्म्स लाइक स्प्लिट हो रही हैं, मेन अपने कॉर्पोरेट मतलब मेन कोर वर्क को अलग करके एक दूसरे वर्क को एक साथ कर लेना. मतलब कि हमने दो कंपनीज बना ली कि एक हमारा कोर वर्क है उसको अलग कर दिया, या कुछ हम 2-3 प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो हमने क्या करा, अलग कर दिया कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग हमने बिज़नेस को सेटअप कर दिया. बिकॉज नाउ व्हाट वी नीड टू एक्सपैंड इन वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. या हमें ये देखना है कि हमें एक पर्टिकुलर पे प्रोडक्ट पे कितना बेनिफिट हो रहा है, हमें उसे अलग से रिकॉर्ड करना है. तो उन सब सिनेरियोज़ में जहाँ पे भी हम क्या चाह रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से हम पहले जिस वे में बिज़नेस कर रहे थे उसमें एक मेजर चेंज लेके आए. सो it refers to the business entities major modification of its, किसका modification हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर का. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, हाउ मच डेट और इक्विटी रेशियो दे आर हैविंग. इक्विटी और डेट की क्या रेशियो होती है. लाइक एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आइडियल सिचुएशन क्या होगी, दे नीड टू फाइंड दैट. अब अगर मैं एक फ़र्म की बात करती हूँ तो हमेशा फर्म को क्या होता है, लेस रिस्क इन्वॉल्व होता है डेट में. उसे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जो कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, वो भी डेट की कम पे करनी पड़ती है. बिकॉज अगर डेट का आपका एक फिक्स परसेंटेज है कि 5% है, 10% है, वो फिक्स्ड है. वेयर एज इक्विटी के केस में क्या है, आपका अपना पैसा है, आपने अपना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, आपका रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है. रिस्क हाई है बिकॉज आपका पूरा पैसा इन्वॉल्व है. कॉस्ट इक्विटी की बहुत ज़्यादा होती है, शेयर्स को हमें उतना रिटर्न देना पड़ता है जितना हमें एक्चुअली में प्रॉफिट हुआ है. तो रिटर्न भी क्या मांगता है, हाई मांगता है. सो एक कंपनी चाहती है कि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा डेट हो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. अगर कॉस्ट देखते हैं उसको कॉस्ट कम पड़ रही है, उसको लेस रिस्की लग रहा है, तो वो क्या चाहते हैं कि डेट का स्ट्रक्चर ज़्यादा हो. बट एक कंपनी के लिए एप्रोप्रिएट क्या है वो उन्हें फाइंड करना पड़ेगा. पूरा 100% कंपनी कभी भी डेट नहीं रख सकती अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में. पूरा 100% इक्विटी रखना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, बहुत ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है. सो एक एप्रोप्रिएट, एक आइडियल रेशियो रखना अबाउट देयर इक्विटी एंड डेट, दैट इज़ आवर कैपिटल स्ट्रक्चर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर बदल रहा है. मे बी उनकी ओनरशिप बदलेगी, ओनर्स बदलेंगे. अगर अब वो कंपनी चेंज हो जाएगी, इक्विटी का स्टेक किसी और के पास जा रहा है, दो कंपनीज आपस में मर्ज हो रही हैं, तो दोनों के जो ओनर्स होंगे अब एक कंपनी के, वो दोनों ओनर्स हैं, किस रेशियो में वो दोनों ओनर्स हैं, ये सब डिपेंड होगा उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे. सो कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग टिपिकली टेक्स प्लेस व्हेन अ कंपनी इज फेसिंग सीरियस इश्यूज एंड फेसिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. कब हो रहा है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, जब हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, फाइनेंशियली इनस्टेबल है हम. अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल होती, मेरे पास जितना पैसा चाहिए उतना बिजनेस करने के लिए होगा, तो क्या मैं किसी और को अपने साथ ओनर बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी. बिकॉज आई नीड टू शेयर द प्रॉफिट विद देम, आई नीड टू शेयर पावर विद देम. मैं इंडिविजुअल ओनर हूँ तो सारी पावर मेरे पास है, सारा प्रॉफिट मेरा है, सारे लॉसेस भी मेरे हैं. तो उस सिचुएशन में आई एम दी सोल ओनर फॉर एवरीथिंग. बट यहाँ पे जहाँ मुझे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ रही है, या कोई मेजर सीरियस इशू आ रहा है, सीरियस इशू कैन बी इन दी लाइक टर्म्स की
मेरा प्रोडक्ट अब मार्केट में कोई नहीं खरीद रहा है बिकॉज मैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही थी दैट वाज आउटडेटेड। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो मुझे यूज़ करनी नहीं आ रही, या मेरे पास नहीं है वो तरीके की कैसे न्यू टेक्नोलॉजी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वो न्यू टेक्नोलॉजी मेकर कंपनी है उसके साथ मर्ज होना पड़ेगा, उसके साथ स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो कोई ना कोई एलियंस चाहिए, कोई ना कोई वेंचर, कोई ना कोई प्रोजेक्ट चाहिए मुझे उस टीम के साथ, उस पर्सन के साथ। तो जिन सब केसेस में द रीज़न कैन बी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी or any other major reason, but the reason is major enough to have a restructure of your organization. कोई छोटे से रीज़न की वजह से you will not restructure your organization your way. So almost any modification to ownership, कोई भी modification हो रही है ownership के regarding कि owner कौन है, owner change हो रहा है, operations जैसे काम कर रहे थे वो काम करने का तरीका बदल रहा है, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। लेकिन ये तीनों चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, आउटसाइड द बिजनेस, दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस एंड इट इज़ रेफर टू एज कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। कि ये जो चेंजेस हैं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही, कहीं बाहर से वो चेंजेस कर रही हूँ। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करना दैट इज़ नॉट रीस्ट्रक्चरिंग। बट कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग तब आ रही है जब मैं ये किसी बाहर वाले के साथ कर रही हूँ, ठीक है, कोई ओनर बदल रहा है। सो 2 टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग दैट आर ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल। ऑपरेशन क्योंकि हमने 2 रीज़न ऊपर बोले, यहाँ पे 2 रीजन्स थे कि व्हेन अ कंपनी इज़ फेसिंग सीरियस इशू, तो यहाँ पे इशू जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अलग से लिखा हुआ है तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं है, फाइनेंस का इशू नहीं है, इट इज़ लाइक इशू रिलेटेड टू सम अदर वर्क। तो ऑपरेशनल वहाँ पे आता है जहाँ पे उन्हें बिजनेस करते हुए कोई दिक्कत आ रही है। एनी अदर प्रॉब्लम अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस, तो अगर वो ऑपरेशंस करते हुए, ऑपरेशंस मतलब एक्चुअली में जब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो जब एक्चुअली में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से उन्हें अपना वे ऑफ बिजनेस चेंज करना पड़ रहा है, दैट इज़ ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंस का इशू है कि पैसे नहीं है, फाइनेंशियली वी आर नॉट स्टेबल, वहाँ पे हमें दिक्कत हो रही है, तो एट दैट सिचुएशन इट इज़ फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। सो द टर्म ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग डिस्क्राइब द फुल और पार्शियल एक्विजिशन or sale of business or product lines or cutting cost by closing non-strategic and ineffective sites. Whereas financial restructuring जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी ओवरऑल डेट और इक्विटी को चेंज किया है। सो ऑपरेशनल आइडेंटिफिकेशन इज़ दी बेसिक कॉज कि क्या रीजंस हैं, क्या चेंजेस हैं, वो क्यों आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे कॉजेज फाइंड करते हैं वाई वी आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू दी लेवल। हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अप टू दी मार्क नहीं है। आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सबका नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप कोई, तो सो ओके आई विल शेयर पीपीटी विद वन ऑफ द स्टूडेंट एंड दे विल शेयर इन दैट ग्रुप। मतलब आप लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो बीच बीच में, तो यू कैन राइट, बट फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो वो मिसप्लेस हो जाएंगी, तो मैं पीपीटी भेज दूँगी। सो क्या है यहाँ पे, ऑपरेशनल इज अंडर लाइक एनी ऑपरेशन और एनी बिजनेस एक्टिविटी इज़ नॉट अप टू दी मार्क। मार्किंग मतलब हमने जो सोचा था, जैसा प्लान किया था, वैसा बिजनेस नहीं हो पा रहा है। सो द कॉजेज ऑफ ऑपरेशनल अंडर परफॉर्मेंस and the development of strategies in achieving the business and basically the improvements। तो अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे मेरे गोल्स फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, आई एम नॉट डूइंग दी वर्क अप टू दी मार्क, उन सब सिचुएशंस में मुझे अगर चेंजेस चाहिए तो व्हाट आई विल डू दी ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग। देन ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग में हमारी क्या है, मार्केटिंग रीस्ट्रक्चरिंग। मार्केटिंग रीस्ट्रक्चरिंग में व्हाट आई एम डूइंग द चेंजेस इन द एडवर्टाइजमेंट इन द मार्केटिंग सेक्शन। कि मैं जैसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर रही थी, नाउ आई एम चेंजिंग द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। लाइक
पहले मैं प्रमोट करती थी किसी और कंपनी के साथ या नहीं, मतलब इतना ज़्यादा प्रमोशन एक्टिविटी नहीं होती थी, बट नाउ आई हैव लाइक अब देखा आपने आजकल पेप्सी कोका कोला की बॉटल पे वो मार्वल बना हुआ आ रहा है, आ रहा है, क्यों आ रहा है? व्हाट दे हैव चेंज देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कि वो जैसे अपने आप को पहले प्रमोट कर रहे थे अब दूसरी तरीके से कर रहे हैं। मे बी उनकी सेल्स नहीं बढ़ रही थी, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी क्या थी यहाँ पे, सेल्स का इंक्रीज़ ना होना। तो यहाँ पे जब सेल्स इंक्रीज़ नहीं होती सो दे हैव लाइक चेंज द वे दे वर एक्चुअली डूइंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़, कि वो बाय वन गेट वन ऑफर्स दे सकते हैं, कुछ डिफरेंट ऑफर्स दे सकते हैं, मतलब जो भी है वो यहाँ पे मार्केटिंग के लिए अपना जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसको बदल रहे हैं। तो यहाँ पे वो रिस्ट्रक्चर हो रहा है। देन प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चरिंग, मे बी मेरे प्रोडक्ट में ही कोई फॉल्ट था कि वो सेल नहीं हो रहा था, मे बी उसकी शेप ठीक नहीं थी, वो यूज़फुल नहीं था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी उसमें, तो प्रोडक्ट का इशू था जो भी था। सो हेयर आई एम चेंजिंग द प्रोडक्ट आई वॉज एक्चुअली गिविंग बिफोर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं किसी बाहर वाले को इन्वॉल्व करके कर रही हूँ, आई एम इन्वॉल्विंग एनी अदर कंपनी वाइल डूइंग द चेंजेस, दैट इज़ वाई इट इज़ रीस्ट्रक्चरिंग। अगर मैं अपनी ही फॉर्म में खुद से वो मॉडिफिकेशंस लेके आ रही हूँ देन दैट इज़ नॉट रीस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है इट मीन्स आई एम इन्वॉल्विंग सम अदर कंपनी इन माई कंपनी। ठीक है, देन रिसोर्सेज रीस्ट्रक्चरिंग, द इशू इज़ इन मे बी रिसोर्सेज, द रॉ मटेरियल आई एम यूजिंग, सो आई एम चेंजिंग द रॉ मटेरियल नाउ। मे बी अब मैं जो सप्लायर्स थे रॉ मटेरियल के उन्हीं को बदल रही हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी रिस्ट्रक्चरिंग, अगेन टेक्नोलॉजी इशू है, टेक्नोलॉजी इज़ नॉट अप टू द डेट, तो कोई ऐसी कंपनी के साथ अब आई एम डूइंग द बिज़नेस जो मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगी। मे बी बाहर की कंपनीज़ बहुत सारी आती हैं और हमारी इंडिया की कंपनीज़ के साथ जॉइंट वेंचर्स कर लेती हैं विद द न्यू टेक्नोलॉजीज़। जॉइंट वेंचर इज़ मेनली डन फॉर हैविंग सम न्यू टेक्नोलॉजी, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। देन एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रक्चरिंग, maybe my employment policies, my employees are not loyal enough, they are not hard working enough, तो कुछ भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है because of the employment point of view। ठीक है, then organization restructuring, organization restructuring में क्या है, पूरी organization ही restructure हो रही है। organization का जैसे उनकी hierarchy थी, उनके अपना organization structure था, हायरार्की ठीक नहीं थी मे बी उनकी, या जो रिलेशनशिप्स थे वो नहीं थे, डिसेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन का इशू आ रहा था, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। वहाँ पे जो इशू आ रहा है किस में आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब हमारे सारे फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स में कोई दिक्कत थी, हायरार्की ठीक नहीं थी, मे बी जिसको डिसीजन मेकिंग पावर्स दे रखी थी ही इज़ नॉट द राइट वन टू गिव सच पावर्स, तो जो भी था वहाँ पे इशू था। तो दीज वर ऑल द मेथड्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, कि हम किस किस तरीके से ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, उसमें हमारे पास 3 है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, एसेट्स रिस्ट्रक्चरिंग एंड कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में मैं क्या कर रही हूँ, रिस्ट्रक्चर किसको कर रही हूँ, द वे लाइक जैसे मेरा पहले इक्विटी फाइनेंशियल एसेट्स और प्रॉपर पूरा फाइनेंस हमारा जैसे भी था वो फाइनेंस में हम कुछ चेंज लेके आ रहे हैं, अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ लेके चेंज आ रहे हैं। So it includes activity in the financial management systems leading to greater financial gains, or in the case of liquidity to restore the company's solvency, कि in case हमारी situation बहुत bad आ गई है, हमारे पास बिल्कुल कैश नहीं है इमीडिएट पेमेंट्स के लिए, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हम इनसॉल्वेंट हो रहे हैं, तो हमें वहाँ पे कंट्रोल करिए, कंपनी को सॉल्वेंसी प्रोवाइड कर रही है, कोई भी फाइनेंशियल गेन्स पहले से ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए हम चेंजेस लेके आ रहे हैं। सो द चेंजेस इन
here is in the capital structure. Then restructuring of the debt. डेट रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है? जहाँ पे हम डेट का रिडक्शन कर रहे हैं. डेट रीस्ट्रक्चरिंग में क्या हो रहा है? हम डेट को कम कर रहे हैं. जो हमने बाहर से लोन्स ले रखे हैं, जो हमारे बोरोड फंड्स थे, हम उनको कम कर रहे हैं. कम हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि मे बी अगर हमें एक्सेस कैश पड़ा था बिजनेस में तो उसको पे ऑफ कर दिया. इन केस कम करना है बट पैसे एक्सेस में नहीं है तो इक्विटी ज़्यादा बुला ली. इक्विटी को पैसा ज़्यादा, ओनर से पैसा और मंगवा लिया. मे बी पब्लिक किसी और को अपने बिज़नेस में स्टेक दिया. हमने अपने बिज़नेस में किसी और को स्टेक दिया, वो ओनर पैसे लेके आ गया. अब मैंने आपको अगर अपने बिज़नेस में राइट दिया तो आप कुछ ना कुछ पैसे तो लेके आओगे. तो वो पैसे से जो हमने क्या किया, डेट को रीपे कर दिया. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? डेट का रिडक्शन कर रहे हैं किसी भी वे. देन नेक्स्ट क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स. एसेट्स को कैसे कर रहे हैं? सेल पे, लीज पे देकर एसेट्स को किसी ना किसी तरीके से अपने एसेट्स रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, एसेट्स कम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका इफ़ेक्ट हमारी लाइबिलिटीज़ या कैपिटल पे आएगा ही. या तो मेरी लाइबिलिटीज़ पे ऑफ हो जाएंगी उन एसेट्स को सेल करके या लीज करके, या मेरी कैपिटल इंक्रीज़ होगी. तो कहीं ना कहीं दोनों में से इफ़ेक्ट आएगा. रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ कैपिटल. कैपिटल जो थी उसको चेंज किया है हमने. यहाँ पे जितना कैपिटल हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था, वी हैव चेंज्ड दैट कैपिटल. मे बी उसको इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया. तो एक में हमने डेट चेंज किया. हमारे एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल हमेशा होती है, ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन है. तो मैंने इसमें क्या किया, तीनों तीनों का ही क्राइटेरिया है. एक में है एसेट रिडक्शन, जिसमें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स है. एक में लाइबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेट आ गया. थर्ड वन इज़ कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल भी आ गया, रिस्ट्रक्चरिंग थ्रू कैपिटल. क्लियर है? देन वी हैव डिस्कस दैट रीजन्स. एक बार ये ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में बहुत ही कम बच्चे थे. सो वाई देर इज़ अ नीड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग. मुझे कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग क्यों करनी पड़ती है? मैं अगर अपने चेंजेस लेके आ रही हूँ ओनरशिप में, कैपिटल स्ट्रक्चर में, सो वाई आई एम ब्रिंगिंग दैट चेंज. सो फर्स्ट रीज़न इज चेंज इन स्ट्रैटेजी. मे बी मेरी बिजनेस की स्ट्रैटेजी बदल गई है. पहले जो मेरा लॉन्ग टर्म गोल था, पहले मुझे लग रहा था जैसे बिज़नेस करना है, अब वो गोल ही चेंज हो गया है, एम बदल गया है, मेरा स्ट्रैटेजी बदल गई है. सो इन केस कि मुझे अगर परफॉर्मेंस अपनी इंक्रीज़ करनी है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, सो आई नीड सम रीस्ट्रक्चर. तो यहाँ पे मेरा मेन गोल चेंज हुआ था. देन लैकिंग ऑफ प्रॉफिट्स. कंपनी को क्या हो रहा था? प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं. प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ वे ढूंढेगी कि उससे प्रॉफिट्स हो जाएं. लॉसेस भी हो रहे हैं या अगर प्रॉफिट पहले जितना होता था उससे कम भी हो रहा है तो दे विल फाइंड अ वे जिनसे उनका प्रॉफिट क्या हो, इन्हांस हो, इंक्रीज हो. सो यहाँ पे अगर उनको प्रॉफिट बढ़ाना है तो दे हैव द ऑप्शन टू रीस्ट्रक्चर, अगर वहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो. देन रिवर्स सिनर्जी. सिनर्जी का क्या मीनिंग पढ़ा था हमने? वन प्लस वन इज इक्वल्स टू 11. कि इंडिविजुअल यू आर नॉट दैट अप टू दैट मच ऑफ कैपेबल, बट अगर आप किसी के साथ सम अप हो जाते हो कोई अच्छी कंपनी के साथ, तो आपकी जो पावर है दैट इज़ इंक्रीज अप टू मैनी टाइम्स. सो 1 + 1 इज़ 11. आप इंडिविजुअल काम कर रहे थे, आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, नाउ यू आर वर्किंग टुगेदर और आपके रिजल्ट्स क्या हो गए? बेटर हो गए. कैश फ्लो रिक्वायरमेंट. वी नीड एन इमीडिएट कैश, बट वो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही थी. कैश एसेट्स होना अलग बात है फर्म में, बट कैश इन हैंड अवेलेबल है या नहीं है जितना हमें चाहिए, दैट इज़ डिफरेंट सिचुएशन. तो यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो जितनी रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रहा था.
हमारे पास एसेट्स में पैसे लगे हुए हैं बट एक्चुअली में कैश नहीं है हाथ में, तो उस सिचुएशन में वी नीड कैश, सो वी कैन गो फॉर सम कैपिटल और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। देन ग्लोबल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मेरे पास अपनी इंडिया में बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है बट आई नीड टू एक्सपैंड माई बिजनेस टू सम अदर कंट्री, आई नीड सम लाइक कॉम्पिटिटिवनेस स्पिरिट। तो उस सिचुएशन में क्या करूँ मैं, ग्लोबली कैसे कर सकती हूँ, मैं बाहर की कोई कंपनीज़ के साथ डील कर सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, अपने प्रोडक्ट्स उनके थ्रू सेंड करवा सकती हूँ, सेल करवा सकती हूँ। सो आई नीड सम लाइक रिकॉग्नाइजेशन इन दी ग्लोब एज वेल, सो फॉर दैट आई नीड सम company to like either they can sell on my behalf, either they can come into contract with me, तो किसी ना किसी तरीके से we are coming together. Then sustainable growth, again to have a growth, अगर मुझे एक ग्रोथ चाहिए तो एक लेवल के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है बिकॉज यू आर डूइंग द सेम थिंग एंड अगेन। अगर हम वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने एक बारी जो मेथड कंसिस्टेंट कर रहे हैं उससे एक लिमिट तक, सर्टेन अमाउंट तक हमारा वेट रिड्यूस होगा, एंड टू रिड्यूस देन सम एक्स्ट्रा अमाउंट वी नीड टू वर्क मोर हार्डर देन अर्लियर वी वर डूइंग। तो उस सिचुएशन में क्या है, हमें अगर यहाँ पे ग्रोथ चाहिए तो एक टाइम तक हमें ग्रोथ मिल जाएगी, बट अगर लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो वी नीड सम मेजर चेंजेस। सरप्लस कैश, लाइक हमने जैसे अभी पहले पढ़ा कि कैश फ्लो रिक्वायरमेंट, सो यहाँ पे कैश इज़ इनफ। लाइक अगर बिजनेस के पास बहुत ज़्यादा कैश है तो भी दिक्कत है उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। पहले रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी, बट अब क्या है, उससे एक्सेस अवेलेबल है, सो वी नीड टू टेक दैट बैक ऑल्सो, बिकॉज जितना पैसा हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व है हर किसी पे वी नीड टू पे सम कॉस्ट, चाहे वो ओन्ड फंड्स हैं चाहे वो बोरोड फंड्स हैं, हमें सबके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। सो मुझे वो कॉस्ट ना बियर करनी पड़े, इसके लिए व्हाट आई नीड सपोज टू डू, I supposed to reduce that amount that is like not in the use. Then increased market power, market power कैसे बढ़ेगी आपकी, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे थे, अब आपके साथ में कोई और फर्म इंक्लूड हो गई, तो अब आपके पास किसकी पावर्स हैं, यू हैव योर ओन पावर्स, यू हैव योर ओन मार्केट राइट्स, प्लस यू हैव द मार्केट राइट्स ऑफ अनदर कंपनी ऑल्सो। क्या अगर अब हम फ्रेंड्स की बात करते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी थे, अब आपकी एक और नई फ्रेंड बनी, उसके फ्रेंड्स भी हो गए, तो अब आपकी टीम क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो सेम उस वे में कि पहले आपके पास अपने 10 कस्टमर्स थे, अब आपके पास सामने वाला जिससे के साथ आपने कोलैबोरेट किया उसके भी कस्टमर्स अवेलेबल हैं, तो इससे आपकी मार्केट पावर बढ़ गई, योर शेयर इन द मार्केट हैज़ इंक्रीज नाउ। एंड देन स्टैग्नेशन, कि लाइक अगर आपका जो बिज़नेस है वो अपनी ग्रोथ पे पहुंच चुका है, स्टैग्नेशन पे, अपनी फाइनल रीच पे, ये मैच्योर लेवल पे पहुंच गया। हमने पढ़ा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पढ़ा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा है ना, प्रोडक्ट की एक स्टेज आती है जहाँ पे ही इज़ एट दी पीक लेवल, तो उसके बाद वो डिक्लाइनिंग स्टेज में आना है, तो वो डिक्लाइनिंग स्टेज पे उसको रोकना, तो फॉर पिकिंग द प्रोडक्ट एट दैट लेवल व्हाट वी नीड सम मेजर चेंजेस, तो वो चेंजेस भी हम यहाँ पे उसकी वजह से कर सकते थे। तो ये सब रीजंस है वाई वी नीड टू सपोज लाइक कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। देन हमने कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग के काइंड पढ़े थे, ये थोड़ा सा आगे की स्लाइड है, बीच में कुछ स्लाइड मिसिंग है। हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी हैं, तो उसमें हमने लास्ट क्लास में 2 स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करी थी, मर्जर एंड डीमर्जर। मर्जर में क्या है, व्हेन 2 कंपनीज कम टुगेदर और फॉर्म एन एसोसिएशन विद द 2 ways, आइदर बाय एब्जॉर्प्शन एंड अमैलगमेशन, कि या तो विद द हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन या तो अमैलगमेशन के। एब्जॉर्प्शन में क्या था, एब्जॉर्ब कर रही है एक कंपनी दूसरे को, एब्जॉर्प्शन से समझ आ रहा है, कंपनी क्या कर रही है, दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर रही है।
तो ए और बी लिमिटेड दो कंपनी थी। अगर ए लिमिटेड बी को एब्जॉर्ब कर रही है तो अब वो कंपनी क्या रह जाएगी, ए लिमिटेड रह जाएगी। वेयर एज अमेलगमेशन में क्या था, ए प्लस बी कंपनी मिलके या तो ए बी लिमिटेड बन रही है या तो कोई सी का लिमिटेड बन रही है, एनी अदर कंपनी। अमेलगमेशन में दोनों की अपनी इंडिविजुअलिटी खो नहीं रही है, दे आर कमिंग टुगेदर एंड दिस इज यूजुअली बिटवीन दीज कंपनीज हैविंग द सेम लेवल ऑफ टर्नओवर्स। वेयरएज अब्जॉर्प्शन वहाँ पे होता है जहाँ पे एक कंपनी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है एंड दूसरी इज़ इन दी लोअर लेवल। तो एक का टर्नओवर 20 लाख रुपीज़ था और एक का 1 करोड़ था, तो दे कैन नॉट कम टुगेदर विद द सेम पावर्स। तो वहाँ पे वो क्या कर रही है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर है। मर्जर इज हेल्प लाइक इज इन दी 2 टाइप्स, आइदर अमेलगमेशन और एब्जॉर्प्शन। देन हमने डी मर्जर पढ़ा, ए बी कंपनी मिलके सी कंपनी बनी तो मर्जर। देन सी कंपनी फर्दर डिवाइडेड इनटू डी और ई, देन दैट इज डी मर्जर, कि एक कंपनी स्प्लिट होके क्या बन रही है, दूसरी तरीके की एक या दो से मतलब सॉरी 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज में डिवाइड हो रही है, तो दैट वाज डी मर्जर। डी मर्जर हमारा स्पिन ऑफ, स्प्लिट ऑफ, सॉरी इक्विटी कार्व आउट, इन सब वेज में था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्ड इज जॉइंट वेंचर। क्या मतलब पता है आप लोगों को जॉइंट वेंचर से सुन के क्या समझ आ रहा है? Type of partnership but not exactly partnership. Why? Because here they have come for a particular project only. They will match only that skills, their own, only the resources that are required to complete a project only. कि अगर मेरा काम है मे बी कंस्ट्रक्शन का, तो हम 2 लोगों को प्रोजेक्ट मिला है एक हाईवे कंस्ट्रक्ट करने का, कोई 2 कंपनीज़ को प्रोजेक्ट मिला है, तो हम सिर्फ अपनी वो रिसोर्सेज को मैच करेंगे, वो रिसोर्सेज को मिलाएंगे जॉइंट वेंचर के लिए दैट आर नेसेसरी टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट ओनली। अपने सारे रिसोर्सेज को नहीं मिलाएंगे। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more parties that seek the development of a single enterprise or project for the profit, sharing the risks associated with its development, कि they are combined for a mutual project and जो भी risk या profit associate है दोनों के साथ, वो मतलब इस project के साथ वो दोनों या जितनी भी कंपनीज़ हैं वो सब बियर करेंगी। कोई भी इंडिविजुअल बियर नहीं करेगा कि सारा रिस्क है तो एक ही इंडिविजुअल कंपनी बियर करेगी। ऑल ऑफ देम, जितनी भी उस जॉइंट वेंचर का पार्ट है, ऑल ऑफ देम विल लाइक come together and share all the profits and losses in the prescribed ratio or decided ratio. Usually in the case of joint ventures, the profit is mostly equal, mostly divided equally, but still in some situations there can be exceptions. They can decide accordingly, according to the resources they have like invested in the joint venture. किसी के पास resources ज़्यादा होंगे, किसी के resources कम होंगे, तो they can like select a ratio according to that only, but in most of the cases the ratio is equal. ठीक है, the parties may contribute capital, labor, assets. क्या कर रही हैं पार्टीज? अपना कैपिटल लेके आ रही हैं, पैसा लेके आ रही हैं, लेबर लेके आ रही हैं, जो भी उनकी एम्प्लॉयज़ हैं, अपने एसेट्स लेके आ रही हैं, स्किल्स लेके आ रही हैं, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज़, नॉलेज या जो भी रिसोर्सेज यूज़फुल है फॉर दैट सिंगल एंटरप्राइज और दी प्रोजेक्ट, वो सब वो लेके आ रही हैं, दैट आर रिक्वायर्ड ओनली फॉर दी प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के बियॉन्ड कोई रिसोर्सेज हैं तो वो नहीं लेके आएंगे इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। मेरे पास चाहे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बट स्टिल अगर वो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो आई विल नॉट ब्रिंग दैम इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर। वेयरएज पार्टनरशिप के केस में मेरे पास जितना भी सामान था, आई विल ब्रिंग ऑल ऑफ देम इनटू द बिजनेस।
and parties of the joint venture must be at least a combination of two natural persons और entities, कि या तो दो लोग होंगे कम से कम, दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, बट कॉम्बिनेशन के लिए या तो दो लोग होंगे या तो एंटिटीज़, मतलब कोई भी दो फर्म्स हैं, बिजनेस का है, मतलब कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप है, कोई ना कोई ऐसा है, या तो दो एंटिटीज़ है या तो दो सिंगल पर्सन है या उनसे ज़्यादा हो सकते हैं. एन एग्रीमेंट written or oral. So it is not necessary to write an agreement, it can be discussed orally in the case of joint venture also. So an agreement written or oral between the parties manifesting their intent to associate as a joint venture. तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए. एग्रीमेंट कैन आइदर बी रिटन और ओरल, बट किसके लिए है वो, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्क्राइब करने के लिए अबाउट योर इनकमिंग वेंचर. देन म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द पार्टीज टू द जॉइंट वेंचर, कि दोनों पार्टीज़ या जितनी भी पार्टीज़ हैं वो सब म्यूचुअली कंट्रीब्यूट करेंगी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन कंट्रीब्यूट कर रहा है या एक ही पार्टी की तरफ से कंट्रीब्यूशंस आ रही है. म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन इज़ रिक्वायर्ड, कि दोनों के स्किल्स, दोनों के एसेट्स चाहिए, दोनों की कैपिटल चाहिए. ठीक है. सम डिग्री ऑफ जॉइंट कंट्रोल ओवर दैट प्रोजेक्ट, कोई कंट्रोल भी चाहिए, कि ये नहीं है कि कंट्रोल रिसोर्सेज तो दोनों लेके आए बट कंट्रोल किसी एक ने रखा, सारे डिसीजंस वही ले रहा है, ऐसा नहीं है. कुछ ना कुछ कंट्रोल, कुछ ना कुछ पावर्स दोनों के पास होंगी. ऐसा हो सकता है कि एक के पास कुछ ज़्यादा पावर्स हो बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड मोर, बट ऐसा नहीं होगा कि एक के पास उसमें से बिल्कुल भी कोई पावर ना हो. सो सम पॉइंट ऑफ म्यूचुअल पावर इज ऑल्सो देयर. अब मैकेनिज्म और प्रोविजन फॉर द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस, कि एक मैकेनिज्म, एक रेशियो डिस्कस होगी जिसमें आप प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे. और कब शेयर करेंगे, क्या पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आप शेयर करेंगे, या कुछ आपने क्राइटेरियाज डिसाइड कर रखे हैं कि हर 2 महीने बाद पेमेंट्स करेंगे, हर पर्टिकुलर एक वो दे दिया कि भाई डेडलाइन कि मे बी 100 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे उसके बाद शेयर करेंगे, फिर दोबारा 100 बन जाएंगे तो फिर करेंगे. तो कोई ना कोई मैकेनिज्म की, एक तो किस रेशियो में प्रॉफिट डिसाइड करेंगे और कब डिसाइड करेंगे, कब डिवाइड करेंगे, सॉरी डिसाइड नहीं, कब डिवाइड करेंगे एंड किस रेशियो में डिवाइड करेंगे. क्लियर है. सो जॉइंट वेंचर इज़ नॉट अ पार्टनरशिप, नॉट एनी कॉरपोरेशन, ऑल्दो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्टनरशिप लॉज के अकॉर्डिंग ट्रीट होती है. लाइक जैसे पार्टनरशिप इनकम टैक्स पे करते हैं वैसे ही इन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता है, बट वैसे ये दोनों में से कुछ भी नहीं है. कि पीपल ऑफन कन्फ्यूज कि इज़ इट अ पार्टनरशिप, इज़ इट अ कॉपरेशन, तो नो, इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ सिंपल वेंचर जहाँ पे वो दे हैव कम टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट ओनली. द टाइम द प्रोजेक्ट्स कंप्लीट दे गेट सेपरेटेड, they will not be together after the project. ठीक है. Joint ventures are widely used to gain entrance for the into the foreign markets. किस लिए की जाती है joint venture सबसे ज़्यादा? To enter in the foreign markets. अगर मुझे foreign markets के लिए अपने doors चाहिए कि वो open हो जाएं, तो मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है to have a joint venture. मैं किसी कंपनी के पास गई, मैंने वहाँ पे अप्रोच किया कि मुझे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं. उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी कंट्री में आपके प्रोडक्ट सेल करवाएंगे. तो मे बी उन्होंने अपने नाम के साथ कुछ लिंक करवाया, कुछ ना कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से अब हमारा वहाँ पे कोई अच्छी कंपनी थी जिसकी वजह से हम भी वहाँ पे सेल आउट होने लग गए. अब आपने भी बहुत बार देखा होगा, जो आपकी इंडिया में कंपनीज़ ऑलरेडी पुरानी कंपनीज़ हैं जिनकी आप चीज़ें खरीदते हो, तो उनके साथ किसी का भी प्रोडक्ट आता है, साथ में लॉन्च होता है, तो हम अल्टीमेटली ख़रीदना चाहते हैं कि हाँ भाई अगर इसके साथ है तो अच्छा ही होगा, है ना. लाइक जो भी ब्रांड्स चल रहे हैं वो ब्रांड्स अगर साथ में किसी को भी प्रमोट करते हैं तो हम बहुत इजीली उन चीज़ों को ले लेते हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें लगता है उसी ब्रांड का पार्ट है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़ारा से शॉपिंग करते हैं. अब ज़ारा ने एक बीच में एक सेक्शन नए प्रोडक्ट्स का बना लिया. ऑल्दो ज़ारा इज़ ऑल्सो फॉरेन ब्रांड है, बट अगर कोई इंडियन ब्रांड है
कि अगर अब लाइफस्टाइल की हम बात कर लेते हैं तो लाइफस्टाइल का अपना एक इमेज बन गई, तो अब लाइफस्टाइल में कोई भी ब्रांड पड़ा होता है तो हमें इतना चीप नहीं लगता, इतना बेकार नहीं लगेगा कि हाँ भाई लाइफस्टाइल में है तो ठीक होगा। वेर एज वो कोई नॉर्मल शॉप पे सेल आउट हो रहा होगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि पता नहीं कौन सा ब्रांड है, मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना। वेर एज भाई लाइफस्टाइल में देखूँगी तो मुझे लगेगा चलो ठीक है, अगर यहाँ पे आया तो थोड़ा सा अच्छा होगा। तो हमारा क्या है, अगर हमें बाहर फ़ॉरेन में डील करना है तो हमें फ़ॉरेन की कोई ऐसी कंपनी चाहिए होगी जिसको ऑलरेडी नाम अच्छा है, तो हम उनके साथ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए कंबाइन कर सकते हैं। सो इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू गेन एंट्रेंस इनटू द फॉरेन मार्केट्स। Foreign entities from the joint venture with domestic entities already present in markets the foreign entities would like to enter, कि वो उन्हीं के साथ ऑलरेडी कोशिश करेंगी जहाँ पे भी उन्हें एंटर होना है। फॉर एग्जाम्पल द फॉरेन एंटिटी में ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रैक्टिसेस इनटू द जॉइंट वेंचर, कि या तो कोई न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं बाहर की अगर हम बाहर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, या कोई प्रैक्टिसेस जो वो फॉलो कर रहे हैं, बिजनेस जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं उनका। वाइल द डोमेस्टिक एंटिटी ऑलरेडी हैज़ कमर्शियल रिलेशनशिप्स एंड रिक्विजिट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। बात समझ आई कि बाहर से जो कंपनी आ रही है उसके पास क्या है हमें प्रोवाइड करने के लिए, उसके पास न्यू स्किल्स हैं फॉरेन की जो हमारे लिए लाइक न्यू अपडेटेड वन हो सकती हैं। और मैं डोमेस्टिक कंपनी हूँ तो मेरे पास क्या है, एक मेरी नॉर्मल कस्टमर बेस है जो ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, प्लस जो भी गवर्नमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं वो सारा पेपर वर्क अपनी कंट्री के हिसाब से ऑलरेडी कर रही हूँ। तो आपको मेरी कंट्री में आके अगर आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं तो आपको वो पेपर वर्क की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, आपको अपना कस्टमर रिलेशनशिप्स बनाने की कोशिश, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरे पास वो दोनों चीज़ें हैं। और आप मेरे लिए क्या लेके आ रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी या कुछ हेल्दी वे जैसे आप पहले काम कर रहे थे। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। सो जॉइंट वेंचर हेल्प्स इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन। क्लियर है? इट इज़ मोस्टली इन द केस ऑफ फॉरेन मार्केट्स ओनली। कोई डाउट है इसके मीनिंग में तो यू कैन आस्क, नहीं तो वील मूव ऑन। ओके, सो टाइप्स ऑफ जॉइंट वेंचर। पहला नाम क्या दिख रहा है, रिस्ट्रिक्टेड कोलैबोरेशंस। नाम से समझ आ रहा है कोलैबोरेशन इज रिस्ट्रिक्टेड, कि किसी ना किसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, कोई लिमिट लगा रखी है। आई एम कमिंग, लाइक वी आर कमिंग टुगेदर, बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई हमारा जो बिज़नेस होगा वो सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू तक, इसी पॉइंट ऑफ तक वो एक साथ आएगा, इसके बाद आपका बिज़नेस अलग है, मेरा बिज़नेस अलग है। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस के साथ, बैरियर्स के साथ दे आर डूइंग अ बिज़नेस, कि मे भी सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल था कि हमें वहाँ का कस्टमर मिल जाए, या कुछ भी एक चीज़ थी कि उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए थी, तो बस किसी ना किसी एक रीज़न की वजह से दे वर कोलैबोरेटिंग, दे वर कमिंग टुगेदर, बट दे डोंट वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। सो रिस्ट्रिक्शंस के साथ है। वर्किंग टुगेदर विद अनदर फर्म इज़ डन इन अ पर्टिकुलर मेथड, लाइक व्हेन अ स्मॉल कंपनी विशेज़ टू मार्केट अ न्यू प्रोडक्ट। एक कोई स्मॉल कंपनी थी, वो ये चाहती है कि उसका प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा फेमस हो जाए, तो वो क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ले रही है एक लार्जर कंपनी का। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिज़नेस को मर्ज किया कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, आप मेरा प्रोडक्ट भी वैसे डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, बट हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स को साथ में बना नहीं रहे हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, कोई अपनी टेक्नोलॉजी नहीं दे रहे हैं एक दूसरे के साथ ज़्यादा अपने सारे रिसोर्सेज को मर्ज नहीं कर रहे हैं। सो वी आर जस्ट कमिंग टुगेदर फॉर अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? Then independent joint venture company, both of you are doing the business independently apart from this business, कि कुछ चीज़ें आप साथ में कर रहे हो but you have your own independency, independent हम रह रहे हैं। ठीक है? Like आप इनको अपने कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप्स के साथ लिंक करके भी समझ सकते हैं कि पहले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी,
सेकंड में क्या हुआ, इंडिपेंडेंट है कि आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं नहीं जाएगी, आप लोग अपना इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, बस यू हैव कम टुगेदर फॉर अ जॉइंट वेंचर, तो आप वहाँ पे साथ में भी काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग टुगेदर बट अपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं खो रहे हैं। सो अ डिस्टिंक्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज क्रिएटेड व्हेन अ न्यू कंपनी हैंडल्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू एस्टैब्लिश अ डिस्टिंक्ट वेंचर बिजनेस। एक अलग काइंड ऑफ पार्टनरशिप बनती है जिसमें वो नई कंपनी सारे वो चीज़ें हैंडल कर रही है जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, अदरवाइज उनकी अपनी सेपरेट बिजनेस चल रहा है। एंड देन कमर्शियल अलायंसेस, लाइक यहाँ पे आप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की तरीके के या बिजनेस पार्टनरशिप में आ रहे हैं, लाइक कमर्शियली अलाइनिंग, ये स्ट्रैटेजिक अलायंसेस से लिंक करेगा, अभी हम स्ट्रैटेजिक अलायंसेस पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक आप इन केस यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो आप जॉइंट वेंचर के बाद क्या कर सकते हो, अपनी एक प्रॉपर पार्टनरशिप भी बना सकते हो और उसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। पहले में क्या हुआ था, हम सिर्फ कुछ कामों के लिए साथ में आए थे और अपनी आइडेंटिटी से यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, बट हम सिर्फ बहुत रिस्ट्रिक्टेड चीज़ों के लिए साथ में आए थे, मे बी जस्ट फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट और फॉर माइनर चेंजेस इन दी प्रोडक्ट, फॉर पैकेजिंग इन दी प्रोडक्ट, कुछ भी एक स्मॉल चेंज था। इंडिपेंडेंट में द चेंजेस वर द रीज़न वॉज कि आप लोग एक साथ आए बट आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म नहीं हुई। एंड कमर्शियल अलायंसेस में आपने अभी तो एक जॉइंट वेंचर बनाया है बट मे बी आपका लॉन्ग टर्म में आइडिया हो सकता है कि आप उसको पार्टनरशिप में या कंपनीज वगैरह में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर, क्या समझ आ रहा है आप लोगों को, क्या बेनिफिट लग रहे हैं इससे, अब बिना पढ़े बताओ। अभी हमने उसका मीनिंग समझा तो उसके क्या एडवांटेजेस लग रहे हैं। दूसरी कंपनी की एक्सपर्टीज से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, रिसोर्सेज बढ़ेंगे, करेक्ट, हाँ, सेल्स भी बढ़ेंगी, सॉरी, मार्केट शेयर, पावर, सब कुछ बढ़ेगा, करेक्ट, ग्रोथ होगी। सो द पॉइंट्स रिटन हेयर इज फ्रेश नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, कि आपको न्यू नॉलेज मिलेगी, जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, नई एक्सपर्टीज़ हैं उन लोगों की, वो सारी एक साथ आएंगी, नॉलेज इन्हांस होगी। सेकेंड पॉइंट इज़ बेटर रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं तो दोनों में से जो अच्छे रिसोर्सेज होंगे वी विल यूज़ दैट फॉर अ प्रोजेक्ट। कुछ रिसोर्सेज मेरे पास है, कुछ आपके पास है, बट दोनों में से जो ज़्यादा अच्छे होंगे वी विल यूटिलाइज दैट फॉर द प्रोजेक्ट, तो बेटर रिसोर्सेज मिलेंगे। दिस पार्टनरशिप इज़ जस्ट टेम्परेरी, कि मतलब आप काम भी कर रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई एक बैगेज नहीं है कि भाई इसको साथ में लेके चलना है। सो इट इज़ जस्ट अ टेम्परेरी पार्टनरशिप, जैसे ही आपका वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा दैट बिजनेस इज़ ऑल्सो come to an end, that relationship will also, that joint venture will also come to an end. So it is like कि आपको बैगेज नहीं लेना पड़ रहा है, जब तक आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है you can do that, otherwise after that you can leave that project. Then joint risks and expenses, risks हैं तो भी आप लोग मिलके बियर कर रहे हो, कोई एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हो रहे हैं तो वो भी आप लोग मिलके बियर कर रहे हो। तो बर्डन क्या है, किसी एक के ऊपर नहीं रह रहा है। आपने अब अगर एक बिज़नेस में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे एक नए प्रोजेक्ट में, आपको लॉस हुआ पूरे 1 लाख का हो गया, वहीं पे आपके साथ कोई और भी इन्वॉल्व था तो लॉस क्या हुआ, 50,000 का हो गया उस केस में, क्योंकि 1 लाख का लॉस तो हुआ लेकिन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, बट लॉसेस और एक्सपेंसेस वो दोनों भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इट इज़ अ बेनिफिट। अडेप्टेबिलिटी, कि जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो लोग इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉयज़ इतना मना नहीं करते हैं, ये दोनों चीज़ों में आएगा अडेप्टेबिलिटी, कि हम किसी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या
जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो फ्लेक्सिबल इनफ है कि सब हैंडल कर रहे हैं, वेयर एज हर कोई नहीं भी हैंडल करता है, हर कोई उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है बाकी सबके साथ काम करने में, बिकॉज समवन फ्रॉम द आउटसाइड इज़ कमिंग टू यू एट योर वर्क प्लेस, या आप कहीं पे भी एक साथ काम कर रहे हैं एक नई जगह पे, तो वो अडाप्टेबिलिटी हो भी सकती है। अगर है अडाप्टेबिलिटी तो इट इज़ अ बेनिफिट फॉर अस, वेयर एज लेस अडाप्टेबिलिटी कैन एक्ट एज अ negative point for us. So these were the advantages. Now discuss the disadvantages. Uncertain goals. Goals are not certain. मैंने कहा कि मुझे जॉइंट वेंचर करने के लिए मैं एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, बट क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं उस प्रोजेक्ट से, कितना नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स बनाने हैं, क्या है, वो क्लैरिटी कभी कभी नहीं होती है। कब तक वो चलेगा उसका भी क्लैरिटी नहीं है कि जो जॉइंट वेंचर है वो कितने टाइम तक चलेगा। सो द गोल्स आर अनसर्टेन है। एक्चुअली वी डोंट नो कि हम अगर तीनों कंबाइन कर रहे हैं तो हमें, या दो कंबाइन कर रहे हैं तो हमें एक्चुअली में क्या चाहिए, वॉट वन इज़ एक्सपेक्टिंग और वट समवन एल्स इज़ एक्सपेक्टिंग। दोनों के गोल्स अलग अलग हो सकते हैं, अनसर्टेन है। लिमिटेड अडेप्टेबिलिटी, लाइक अभी हमने बात करी कि अडेप्टेबिलिटी हो भी सकती है तो बेनिफिट है, अगर नहीं हो रही है क्योंकि हर कोई बिल्कुल ईजिली हर चीज़ों को अडाप्ट नहीं करता है। फ्लेक्सिबिलिटी हर केस में बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती है, तो उन सब केसेस में इट एक्ट एज अ डिसएडवांटेज। देन फ्यू एक्सटर्नल पॉसिबिलिटीज़, कि जॉइंट वेंचर सक्सेसफुल होगा, हमें जॉइंट वेंचर करने के लिए कोई मिलेगा जिसके साथ हमारी वो चीज़, कि अगर मुझे प्रोजेक्ट साथ में करना है तो मुझे ऐसा कोई पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो प्रोजेक्ट करने में मेरी हेल्प करे, एंड दैट ऑल्सो हैव द लाइक क्वालिटीज़ जो मुझे चाहिए, जो मेरे में लैकिंग चीज़ें हैं। मुझे अगर किसी के साथ काम करना है तो मुझे वैसा ही पर्सन चाहिए ना, तो जो वो चीज़ें करे जिसमें मैं बुरा हूँ। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड बने, हम साथ में पढ़ें, तो अगर मुझे लगता है मुझे मैथ्स नहीं आती तो मुझे ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको मैथ्स आती हो। तो एक्सटर्नल पॉसिबिलिटीज़ कि हमें जैसा वेंचर चाहिए वैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, दिस इज़ वेरी लेस। प्लानिंग एंड रिसर्च आर नेसेसरी। प्लानिंग चाहिए तभी हम एक वेंचर बना सकते हैं। विदाउट दैट प्रॉपर प्लानिंग और रिसर्च इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ गुड वेंचर। कि मैंने अगर रिसर्च नहीं करी उस अपनी चीज़ों के बारे में, स्किल्स के बारे में, क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं है, और ऐसे ही किसी के साथ वेंचर कर लिया तो मे बी रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आएंगे। एंड प्लानिंग और रिसर्च करने के लिए अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। सो वो इन्वेस्टमेंट भी साथ में क्राइटेरिया बढ़ जाता है जो हमें चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो अ ड्रॉबैक टू अस। इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन, अगर उन लोगों में जो अब वेंचर करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ साथ में काम कर रहे हैं, क्या उनकी कम्युनिकेशन इज़ फेयर इनफ। अगर उनकी कम्युनिकेशन इनएडिक्वेट है, ढंग से वो एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को बता नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो द वेंचर इज़ वेस्ट। बिकॉज जो प्रॉपर एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीटिंग एनी प्रोजेक्ट। अब वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन है, तो उतना अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ सकते। अनरिलायबल पार्टनर्स, कि बहुत बारी ऐसी सिचुएशन में हो जाता है, चाहे हम साथ में काम कर रहे हैं फॉर अचीविंग अ सिंगल गोल, बट स्टिल आई कांट ट्रस्ट द वन हुम आई एम विद वर्किंग। बिकॉज ये रीज़न हो सकता है कि मुझे ऐसा लगेगा कि अगर हमने कुछ ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर लिया तो ये मे बी ये अब इस बिज़नेस को अकेले ना चला ले, कि अगर हमने उसको बता दिया कि सारी चीज़ें क्या हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं, तो वो बिज़नेस अकेले कर लेगा। तो क्वालिटीज़ रिसोर्सेज हम हर कोई प्रॉपरली शेयर नहीं करना चाहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई भी खाने का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब आप दो कंपनीज़ एक साथ मर्ज हुए, बट आप उनको वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं बताना चाहते, बिकॉज आपको यही लग रहा है कि उसके बाद तो ये चीज़ खुद से भी बनाने लग जाएगा और मेरा कॉम्पिटिटर बन सकता है। जैसे ही हमारा जॉइंट वेंचर ख़त्म होगा, नाउ ही विल बिकम माई कॉम्पिटिटर। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए वी डोंट ट्रस्ट ऑन दी पार्टनर्स।
और अगर हम किसी पे अभी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो वो वेंचर्स अच्छे से चल ही नहीं पाएंगे। बिकॉज अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें पॉजिटिव उसको लाइक नेगेटिव कर रही हैं। इसकी वजह से लाइक लड़ाई हो सकती है, कुछ भी ऐसे चीज़ें आ सकती हैं। तो क्लियर है? दिस वॉज द टॉपिक ऑफ जॉइंट वेंचर। देन वी विल स्टार्ट विद द डिसइन्वेस्टमेंट। सुना है ये वर्ड? क्या मतलब होता है? उसको वापस कर देना। अच्छा, ये चलेगा नहीं। एलपीजी पॉलिसीज़ के बारे में सुना है? एलपीजी पॉलिसीज़ पता थी क्या होते हैं? एलपीजी पॉलिसीज़ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी इंडिया में 1991 में। क्या थी वो पॉलिसीज़? प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसमें एक वर्ड प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था? गवर्नमेंट अपने इंटरप्राइजेस को सेल आउट करती है टू दी जनरल प्राइवेट इन्वेस्टर्स, बिकॉज हमें प्राइवेटाइजेशन करनी थी। तो जो गवर्नमेंट सेल कर रही है उसको क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। इट कैन हैपन इन टू वेज। एक, जिसमें मैं शेयर्स को प्रॉपरली अपने शेयर को सेल कर रही हूँ। सेकेंड में आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑन द मैनेजमेंट पार्ट। लाइक आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग द मैनेजमेंट पार्ट। मैनेजमेंट पार्ट मैं प्राइवेट को दे रही हूँ, बट बाकी सब जो प्रॉफिट एंड ऑल दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मी ओनली। तो अ सेमी गवर्नमेंट काइंड ऑफ कंपनीज। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, यह वहीं से ये टर्म आई है, जहाँ पे जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट अपना क्या करती है? स्टॉक प्राइवेट सेक्टर को सेल आउट कर रही है, अपना बिजनेस उनको सेल आउट कर रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी ये अच्छा नहीं चल पा रहा था। जब प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में जाएगा तो इट विल बी अ बेटर फर्म। So disinvestment is a process by which a business or the government sells or otherwise divests its ownership of the stock in public firm। कि गवर्नमेंट का जो भी एक पैसे थे, जो भी जितना पैसा इन्वेस्ट हो रखा था एक प्राइवेट लाइक पब्लिक फर्म में, गवर्नमेंट फर्म में, उसको वो सेल आउट कर रही है, डिवेस्ट कर रही है अपना शेयर वहाँ से। द मेन गोल आर टू मैक्सिमाइज द रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज जो है वो मैक्सिमाइज हो सकें, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ख़रीद रहा है तो वो अपने रिसोर्सेज को भी ऐड ऑन करेगा, तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इकोनॉमिक एक्सपेंशन बूस्ट होगी, इकोनॉमिकली हम ग्रो कर सकते हैं अच्छे से, बिकॉज हमें यहाँ पे वो बेनिफिट मिल रहे हैं। देन रेज पब्लिक सेक्टर्स बिजनेस जनरल इफेक्टिवनेस। पब्लिक सेक्टर की जो इफ़ेक्टिवनेस है प्राइवेट सेक्टर में वो हमेशा ज़्यादा होगी, तो वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कि जो बिज़नेस पहले एफिशिएंट नहीं था, अब हमने उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी, बिकॉज उसकी बाकी सारी चीज़ें बेटर हो रही हैं। रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑन आइदर द गवर्नमेंट और द बिजनेस इज़ वन ऑफ द मेन गोल्स, सिंस इट फ्री अप द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड इन द मोर फाइनेंशियल वे, मोर बेनिफिशियल वे। कि लाइक मैंने कहा कि गवर्नमेंट के ऊपर लोन है, तो वो क्या करेगी? उसने डिसइन्वेस्टमेंट करी, उसके पास पैसे आए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने वो चीज़ खरीदी, गवर्नमेंट के पास पैसे आए, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? अपने आप को बर्डन फ्री कर सकती है। और उसके लिए ये भी फ़ायदा है कि जब उनको उस कंपनी से प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, तो फ़ायदा क्या है ऐसी कंपनी को चला के रखने का? तो वो प्राइवेट सेक्टर को देगी, प्राइवेट सेक्टर अपने आप उसमें से प्रॉफिट्स भी जनरेट करेगा, बेटर वे में वो काम करेगा, और उनको जो लोन पे ऑफ करना है वो भी हो जाएगा। ठीक है, सो मेन रीज़न वहीं पे आता है जहाँ पे उन्हें लग रहा होता है कि दे नीड मनी। एक बार ही नेसेसरी था इन दी 1991 जब वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसीज़ आई थी कि गवर्नमेंट को अपना स्टेक कम करना है, बट धीरे धीरे दे आर डूइंग व्हेन उन्हें लगता है कि वी आर मेकिंग कॉन्टीन्यूसली लॉसेस,
or we need to like get any burden, like get out of any burden of loan. तो उस केसेस में they have started the de-investment process. Types of investments. Minority disinvestment. Minority majority किस पे डिपेंड होती है? 50% से, कि 50% से ज़्यादा का स्टेक है तो यू आर अ मेजर स्टेक होल्डर. 50 से कम है, 49 या 49 से कम है तो यू आर अ माइनर स्टेक होल्डर. यहाँ पे ध्यान रखना है हमें दोनों टर्म्स में, ये नहीं कि मेजर देख के 50 और माइनर देख के लाइक मतलब लेस देन 50 और ऑपोजिट. यहाँ ऑपोजिट चलेगा क्योंकि माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है. यू आर डिसइन्वेस्टिंग इन अ माइनर वे, कि आप कम डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर सेलिंग any share less than 50% to a general public. So this kind of disinvestment means कि गवर्नमेंट के पास अभी भी 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक है. ठीक है, माइनॉरिटी है लेकिन वर्ड 51 है. क्यों? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है कि डिसइन्वेस्टमेंट कम हुई है, 49 या उससे कम शेयर सेल हुआ है, 51 अभी भी गवर्नमेंट के पास है, तो डिसइन्वेस्टमेंट माइनर हुई है. मजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट में 51% से ज़्यादा सेल आउट हो गया है टू द जनरल पब्लिक. अब गवर्नमेंट के पास कितना कम बचा है? 49 या उससे कम. सो इन दिस काइंड ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट विच द गवर्नमेंट गिव्स अप द मजॉरिटी स्टेक दे दिया, बट कीप्स द कंपनीज माइनॉरिटी स्टेक ऑफ लेस देन 50% ऑफ द बिजनेस. 50% से कम अभी भी किसके पास है? गवर्नमेंट के पास. ठीक है, मेजॉर में मजॉरिटी से डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है तो ध्यान रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट कम हुई है, गवर्नमेंट का शेयर कम हुआ है. ये नहीं है कि मेजर देख के हम उसको 51% से ज़्यादा कर दें. 51 से ज़्यादा वहाँ पे जहाँ पे माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट का शेयर 51 है. कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट जहाँ पे पूरा का पूरा उन्होंने सेल ऑफ कर दिया, गवर्नमेंट का कुछ भी स्टेक नहीं बचा. 50 कोई नहीं है, 1% 2% कोई स्टेक नहीं है, उन्होंने पूरा का पूरा सेल कर दिया. तो दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट ट्रांसफर ऑल ऑफ द कंपनीज ओनरशिप टू द बायर, मेकिंग द बिजनेस अ प्राइवेट एंटिटी. ये पूरा का पूरा शेयर करके एक बिजनेस को एक प्राइवेट एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया. देन 5 मिनट्स में एडवांटेज स्टार्ट करते हैं. Okay, so the topic is advantages of disinvestments. डिसइन्वेस्टमेंट्स की क्या बेनिफिट्स हैं? बताओ कुछ आप लोग, क्या हो सकती हैं? ठीक है, ये गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है. और एसेट्स कम क्यों होंगे? गवर्नमेंट के एसेट कम हो रहे हैं, बट हाउ कैन इट बी एडवांटेज? थोड़ा लोन्स, हाँ, तो गवर्नमेंट का बर्डन इन द केस इन टर्म्स ऑफ लोन्स वगैरह कम हो सकते हैं. और हमारी कंपनी लाइक कंट्री की एक इनएफिशिएंट कंपनी, एक लॉस मेकिंग कंपनी, एक सिक कंपनी कन्वर्ट हो रही है इनटू अ प्रॉपर न्यू कंपनी विच विल मेक अ प्रॉफिट्स इन दी टर्म, क्योंकि वो प्राइवेट में. तो इनएफिशिएंट कंपनी इज चेंजिंग इनटू एफिशिएंट कंपनी. तो हमारी कंट्री के लिए ये जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा, सब कुछ बेटर हो सकता है इससे. ठीक है, अब बाकी हम पॉइंट्स पढ़ते हैं. सो रिलीजेज द फंड्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड रीएलोकेट्स देम टू द सेक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड हाई सोशल प्रायोरिटी. कि लाइक गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, एक फर्म में पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे और वो फर्म क्या कर रही थी? लॉस हो रहा था उस फर्म को कॉन्टीन्यूसली. गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी कंपनी या बहुत ज़रूरी कंपनी को पैसे मतलब ले रखे थे, उसने पैसे उसमें 50 लाख रुपए में भी इन्वेस्ट कर रखे थे.
बट उसको लॉस हो रहा था, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अब उसने उसे प्राइवेट को सेल किया, उसके पास वो 50 लाख रुपीज़ आए। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उस 50 लाख से अपना ये देख सकती है कि कौन सी और प्रायोरिटीज़ हैं, जैसे कि फैमिली हेल्थ, मतलब लाइक फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, उन सब पे फोकस कर सकती है वो उन पैसों से। तो जो पैसे कम थे, जो स्टेक उनका मतलब इनएफिशिएंट था उनके लिए, उससे वो पैसे बल्कि नुकसान कर रही थी अपना, तो अब उन पैसों को वहाँ लगाएं जहाँ पे उनका यूटिलाइज एफिशिएंट वे में होगा। तो अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड करें। देन रिड्यूसेस द नेशनल डेट टू अलार्मिंग लेवल्स, की जो अलार्मिंग लेवल्स पे मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशन आ रही है जहाँ पे हमें लग रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोन्स बहुत ज़्यादा हमारे को तंग कर रहे हैं, अलार्मिंग लेवल आ रहा है कि भाई इसके बाद अलार्मिंग लेवल वही है कि जो हमें बता रहा है कि भाई द थिंग इज़ ऑलरेडी ओवरफ्लोड। तो वहाँ तक हम ना पहुँचने दें, अगर हमें लग रहा है तो हम क्या करें, वो पैसा लेके अपने लोन्स वगैरह को रिड्यूस करें और वो सिचुएशन में ना पहुँचें। इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज लेफ्ट आउट टू मेक द अनप्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनसे हमारा प्रॉफिट नहीं हो रहा था उनको भी रिड्यूस कर रहे हैं। हेल्प द कमर्शियल रिस्क टू बी ट्रांसफर टू द टैक्स पेयर फंड्स दैट आर ट्रैप्ड इन द पब्लिक सेक्टर, कि टैक्स पेयर्स को भी हेल्प मिलेगी कि आप पहले ही पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में ऑलरेडी सर्वाइव कर रहे थे, तो अब आप जाइए प्राइवेट कंपनीज़ में ताकि आपको ये सारी चीज़ें ना झेलनी पड़े। रिलीजेज लेबर एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द सोशल सेक्टर्स बेस्ट यूज़, कि जो लेबर थी जो गवर्नमेंट सेक्टर में इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी उसे प्राइवेट को हैंड ओवर कर दिया, कि अगर मतलब फर्म गई है तो मे बी बहुत सारे लोग होंगे जो काम कर रहे होंगे अब, बट नाउ दे हैव अ प्रॉपर सर्विलेंस, क्योंकि प्राइवेट में तो हर कोई आपसे हर मिनट का हिसाब लेगा कि आपने क्या किया इस टाइम पे, वेस्ट गवर्नमेंट में वो चीज़ें उतनी ज़्यादा नहीं होती, नो वन इज़ लाइक प्रेशराइजिंग यू फॉर एनीथिंग। सो वो सारी चीज़ें रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हमें उसका बेनिफिट मिल रहा है। एक्सपोजेस द बिजनेसेस टू मार्केट रूल्स एंड एड्स इन देयर ट्रांजिशन टू द इंडिपेंडेंस, कि लाइक बिजनेसेस को जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे उनको एक तरीके से हेल्प मिल रही है, ट्रांजिशन मिल रही है टू द इंडिपेंडेंस, की नाउ दे आर फ्री टू लाइक ग्रो प्रॉपरली, कि अब उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट का रेगुलेटरी या कंट्रोल नहीं है। वाइडन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बाय प्रोवाइडिंग दी प्राइवेट कंपनीज़, कि अगर अब प्राइवेट कंपनीज़ के पास हमारा स्टेक चला गया तो वेल्थ क्या होगी, कंट्री की इंक्रीज़ होगी, तो वेल्थ का जो स्कोप है वो बढ़ रहा है पहले से। बूस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, बिकॉज पैसे ज़्यादा आएंगे, अर्निंग होगी प्राइवेट सेक्टर की वजह से उस फर्म की, तो इकोनॉमी ओवरऑल बूस्ट कर रही है। जब वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो उस पर क्या करेगी, टैक्स भी देगी। हमारे पास जीडीपी तो इंक्रीज़ हो ही रही है, साथ साथ में टैक्स भी हमें पहले से ज़्यादा मिल रहा है, तो हर किसी केस में एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ रही हैं, तो हर किसी केस में हमें बेनिफिट ही है। प्रोवाइड कस्टमर्स विद अ हायर क्वालिटी आइटम्स एंड मोर ऑप्शंस फॉर दी शेयर, कि अब आपको कस्टमर्स को भी आप अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज यू आर मेकिंग सच गुड्स इन योर प्राइवेट सेक्टर्स, कि पहले लोग आपकी गुड्स को नहीं खरीद रहे थे बिकॉज में भी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो ये भी लॉस हो सकता था, बट अब आपने क्वालिटी इंप्रूव कर दी प्राइवेट सेक्टर में आके, तो आपको उससे भी बेनिफिट होगा। तो ये सब अल्टीमेटली हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी सब कुछ बूस्ट हो रही है, हमारे लोन्स कम हो रहे हैं, हमारी कंट्री की जो इनएफिशिएंट थी वो एफिशिएंट में कन्वर्ट हो रही है, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज़ इफेक्टिव वे में हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है कंपनी लाइक, तो टैक्स आ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या हो रहा है, उसकी रिसीट्स, उसकी इनकम बढ़ रही है जो पहले क्या थी, कम थी। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस, एनी डिसएडवांटेज अकॉर्डिंग टू यू फॉर दिस? करेक्ट, कि जो नेसेसरी आइटम्स हैं वो यहाँ पे हैम्पर हो रही हैं, कि अगर जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करनी है चाहे वो कम रेट पे भी गवर्नमेंट कर सकती थी, बट यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ नहीं करेगा। सो ओकेजनली टू लिटिल मनी इज़ रेज्ड बाय डिसइन्वेस्टमेंट,
एंड द मनी रिलीज इज़ नॉट यूज्ड एज पर दी प्लान। कि जब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी, चीज़ों को बेचा, तो मे बी उतना ज़्यादा प्राइस उन्हें नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, बिकॉज वो यही दिखा देते हैं कि भाई आपकी तो 6 यूनिट्स हैं, आपने अपना घर सेल किया, अगर वो घर अच्छी सी कंडीशन में नहीं था, चाहे उसकी वैल्यू ज़्यादा भी होगी, बट स्टिल वो आपको यही बोल बोल के करा देंगे कि भाई आपका तो घर गंदा है, ये देखो किचन ऐसी है या कुछ है। तो हर तरफ से आपको अपनी लैकिंग्स, आपकी कमी दिखा रहे हैं, और वो कमी दिखा के आपको कम प्राइस पे कर रहे हैं। तो एक तो डिसइन्वेस्टमेंट में उन्हें कम प्राइस मिल रहा है, सेकेंडली जब गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ रहा है तो उन्होंने जैसा प्लान किया हुआ था, ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा यूज़ करें, या प्लान किया ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो जाता, बट जब गवर्नमेंट को मिला तो उतने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं हो पाया। ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट बाय द प्रॉफिटेबल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ माइट डिप्राइव द गवर्नमेंट ऑफ द गुड्स रिटर्न। अगर कोई ऐसी कंपनीज डिसइन्वेस्ट कर रही हैं जो प्रॉफिट मेकिंग थी, वो पब्लिक सेक्टर में भी थी बट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी, अगर वो डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो गवर्नमेंट का ओवरऑल लॉस ही है, क्योंकि उनको जो प्रॉफिट होना था उन कंपनीज से वो अब नहीं हो पा रहा है। एडिशनली द डिसइन्वेस्टमेंट एजेंसी विल नॉट कीप शेयर्स इन द PSUs फॉलोइंग डिसइन्वेस्टमेंट इफ़ इट वांट्स टू मिनिमाइज कमर्शियल रिस्क। कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर डिसइन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अपने शेयर नहीं रखता है, यही सोच के कि इनकी वैल्यू कल को कम हो जाएगी। तो डिसइन्वेस्टमेंट एजेंसीज कोई भी शेयर नहीं रखती हैं अपना PSUs में, यही सोच के कि उनका रिस्क क्या हो, कम हो, बिकॉज इनके तो प्राइजेस नियर फ्यूचर में कम ही होने हैं। लेबर फोर्स स्कैर्सिटी डज नॉट इम्पीड द सोशल सेक्टर्स एक्सपेंशन। कि आपका सेक्टर ग्रो कर रहा है बट स्टिल अभी भी जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है वो उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी उससे। कि डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेट सेक्टर्स वो फॉर्म बना रहे हैं, बट एम्प्लॉयमेंट पे उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेबर फोर्स स्कैर्सिटी आपकी सोशल सेक्टर एक्सपेंशन को इम्प्रूव नहीं करेगी। देन पब्लिक इंटरेस्ट को अगर हमें सेव करके रखना है, वही जैसे प्राइजेस वो अपने आप हाई करके बेच देंगे, क्वालिटी का ध्यान नहीं रखेंगे प्राइवेट सेक्टर्स, बिकॉज उनको प्रॉफिट चाहिए। तो सेफ गार्ड अगर हमें पब्लिक का इंटरेस्ट करना है तो गवर्नमेंट को मेक श्योर करना पड़ता है कि मार्केट रिस्ट्रेन्स एंड गवर्नेंस प्राइवेट एंटरप्राइजेस। कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके हाथ में कंट्रोल हो उनका थोड़ा बहुत, कि वो बिल्कुल डिफेम ही ना कर दे उन चीज़ों। The disinvestment program is unaffected by the shares public sale. They had previously drawn few workers and benefited neither small investors nor the workers. कि like public sale अगर आपने कुछ अपने shares को सिर्फ बेचा, आपने पूरा अपने आप को डिसइन्वेस्ट नहीं किया, कुछ ही शेयर्स को बेचा, कुछ ही स्टॉक्स को बेचा, तो उस केस में ना तो उनको फ़ायदा हुआ जिन्होंने वो स्टॉक ख़रीदा, क्योंकि ओनरशिप अभी भी मेजॉरिटी आपके पास है, तो वो अपनी मर्ज़ी से काम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, और जो पैसा आपके पास भी थोड़ा सा आया उससे आपका भी कुछ यूज़ नहीं हुआ। क्लियर है कि गवर्नमेंट के पास अगर 50 लाख की कंपनी थी, गवर्नमेंट के पास 2 लाख रुपए आ गए कि गवर्नमेंट ने कुछ शेयर बेचा, तो वो 2 लाख रुपए से गवर्नमेंट को भी कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि अमाउंट बहुत कम आया, और जिसने ख़रीदा उसका भी 20% अराउंड शेयर हुआ मार्केट में उस कंपनी में, तो 20% स्टेक के साथ वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं ले सकता। तो मतलब स्टेक भी कम है और पैसा भी कम मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो दोनों का ही कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आप एक कंपनी में ऐसे जाके क्या चला लोगे जिसमें सिर्फ आपका 10 से 20% का शेयर है, तो वहाँ पे जब स्टेक बहुत कम है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था हमें। इंस्टीट्यूट्स ओन PSU शेयर्स दैट हैव बीन डिसइन्वेस्टमेंट विद अ मिनिमल वैल्यू। कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ओन करते हैं, उनके शेयर्स को ओन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब लाइक धीरे धीरे लाइक विद वेरी मिनिमल वैल्यूज़ के साथ वो उन शेयर्स को ख़रीदते हैं, कि उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यू वो मार्केट में लगाते ही नहीं हैं, तो वो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं हो रहे, बट उन्होंने इंडिविजुअली जैसे भी ख़रीदा, गवर्नमेंट ने जब सेल किया, बट उसकी वैल्यूज़ अगेन बहुत ज़्यादा कम लगाई जाती है, तो उससे गवर्नमेंट को ये भी लॉस हो जाता है। क्लियर है? देन द नेक्स्ट फॉर्म इज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस।
3 फॉर्म पढ़ी है हमने अभी, मतलब 2 फॉर्म अभी पढ़ी, एक था जॉइंट वेंचर एंड द नेक्स्ट वन वाज डिसइन्वेस्टमेंट। द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। नाम से ही क्या समझ आ रहा है, अलायंसेस मतलब कम टुगेदर, साथ में स्ट्रैटेजी है। तो जैसे जॉइंट वेंचर कोई प्रोजेक्ट के लिए होता था, ऐसे ही स्ट्रैटेजिक अलायंसेस विद अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एक है। So a strategic alliances is an arrangement between two companies to undertake a mutually beneficial project which while each retain its independence, कि they have come for a mutually beneficial project। अभी हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या है इसमें और जॉइंट वेंचर में, तो अभी ये मत सोचो कि दोनों में क्या ही फ़र्क है। A company may enter into a strategic alliances टू एक्सपैंड इनटू अ न्यू मार्केट। अगर उसे न्यू मार्केट में अपनी जगह बनानी है तो वो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करती है। दे नीड टू इनलार्ज इट्स प्रोडक्ट लाइन, कि वो प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना, मतलब कि अगर मैं पहले मार्कर बनाती थी तो अब मैंने कोई ऐसी कंपनी के साथ अलायंसेस करे जो पेंसिल्स बना रही है, तो हमारी प्रोडक्ट लाइन क्या होगी, बढ़ गई, कि मैंने कोई और प्रोडक्ट बनाना शुरू करा, मेरे साथ किसी और प्रोडक्ट का नाम जुड़ गया। So if we want to enlarge the product line or develop an edge over the competitors, या मुझे किसी तरीके से ऐसे चाहिए कि जो मेरे competitors हैं मैं उनसे किसी ना किसी वे में क्या करूँ, अच्छी रहूँ, उनसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहूँ, कि मेरे पास एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हो, ऐसा कुछ हो कि जिससे मैं अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छी हूँ, कुछ भी ऐसा मेरे पास कोई स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो वो स्ट्रेंथ गेन करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, किसी और को अपने साथ में मर्ज कर सकती हूँ फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि भाई वो भी अच्छा है, उसका अपना रीफेम, अपना नाम है, मेरे अपना नाम है, तो हम दोनों आएंगे मिलके एक साथ काम करने के लिए, तो हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। जैसे बहुत सारी कंपनीज़ का आपने कभी देखा है कि क्रॉस करके नाम लिखा हुआ होता है बीच में। अभी थोड़ा टाइम पहले H&M का हुआ था किसी डिज़ाइनर के साथ, किसका हुआ था, तो मतलब वही कि आप ऑलरेडी जिस लाइन में हो आप उससे मिलता जुलता सिमिलर लाइन का कोई पर्सन ढूंढ सकते हो जो आपको आपके साथ प्रमोट कर रहा है, इससे उसका भी बेनिफिट हो रहा है और आपका भी बेनिफिट हो रहा है। जैसे वो दोनों डिज़ाइनर्स ही थे कि H&M वैसे क्लोथिंग ब्रांड है और एक डिज़ाइनर था, तो उन दोनों का हुआ मर्ज। तो क्या हुआ, जैसे सीमा गुजराल पता है सबको, बहुत बड़ी डिज़ाइनर है वुमेंस में, चलो एक वो डिज़ाइनर है वो, और इंडिया के कपड़े आते हैं, इंडिया के बहुत सारी जगह पे स्टोर्स हैं, तो उन दोनों का ही अभी चल रहा है कोलैबोरेशन। आप अगर इंडिया की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको उनमें एक अलग पेज दिख रहा होगा, या कियारा आडवाणी का भी चल रहा है अभी उनके साथ, कोई एक ब्रांड है कपड़ों का ही है, तो मतलब कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ अगर आप उन पे जाओगे तो आपको उनका क्रॉस दिखा हुआ, मतलब ऐसे वो डिपिक्ट करता है कि उनकी ये रिलेशनशिप्स है, तो उनके एक मल्टीप्लाई के सिंबल के साथ कि भाई ये दोनों हैव कम टुगेदर, तो वो एक क्या है, फैशन इन्फ्लुएंसर हो गई हमारे लिए, वो किसके साथ मर्ज कर रही है, क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ, तो दोनों का बेनिफिशियली उसको वैसे उसकी पीआर बढ़ रही है और उनके कपड़ों को लग रहा है कि हाँ भाई अगर इसने पहने हैं तो अच्छे होंगे, लोग ज़्यादा खरीदेंगे। वो छोटे से ब्रांड के साथ, अगर इंडिया, और मैं सीमा गुजराल की बात करती हूँ तो इंडिया के कपड़े 10-15 हज़ार रुपये के कपड़े होते हैं, वेयर सीमा गुजराल के डिज़ाइन आप देखोगे अगर जो उसके ओरिजिनल कपड़े हैं तो दैट इज़ लाइक 3 to 4 लाख मिनिमम चीज़ें। तो अगर वो दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं तो वो इंडिया को क्या मिल रहा है कि हाँ भाई ये तो इतने अच्छे डिज़ाइनर्स जिसमें कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, तो उसी के नाम से ही आप लोग वो खरीदने लग जाओगे कि हाँ भाई डिज़ाइन तो सीमा गुजराल का है, चाहे एक्चुअली शी वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग इन दैट डिज़ाइन बट दे आर जस्ट कोलैबोरेटेड फॉर अ alliances to make any particular alliances. So a clothing retailer might form a strategic alliances with a single manufacturer to ensure consistent quality and sizing. कि उन्होंने एक पर्टिकुलर क्लोथिंग रिटेलर शॉप है जिसने क्या किया, एक अलायंसेस बनाया एक मैन्युफैक्चरर के साथ कि आप ही मुझे बार बार गुड्स बेचो, आप मेरे लिए कपड़े बनाओ क्योंकि उससे मेरी क्वालिटी भी सेम रहेगी
मेरे साइजेस में भी डिफरेंस नहीं आएगा कि जो आज M है, क्योंकि अगर डिफरेंट ब्रांड्स के अकॉर्डिंगली S M साइजेस में डिफरेंस आ जाता है, हमें किसी ब्रांड का ऐसा आता होगा, किसी ब्रांड का M आता होगा, ऐसा हो जाता है। तो अगर हम एक ही पर्सन से बार बार लेंगे तो हमें क्या होगा, ये वाली प्रॉब्लम इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे कस्टमर्स कहेंगे कि हाँ बार बार आते हैं तो सेम ही साइज़ आता है। अ वेबसाइट कुड फॉर्म अ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस विद एन एनालिटिक्स कंपनी टू इम्प्रूव इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स। कि कोई वेबसाइट थी जिसने लाइक अलायंसेस बनाए एनालिटिकल कंपनीज़ के साथ कि कैसे वो उसके मार्केटिंग एफर्ट्स को इम्प्रूव कर सकती है। देन टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस, इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस एंड नॉन इक्विटी। इक्विटी में क्या हो रहा है, आप लोगों ने मतलब वहाँ पे जाके अपना स्टेक उनकी इक्विटी में खरीदा है, आपने अलायंसेस बनाए जिस कंपनी के साथ, आपने उनकी शेयर्स बाय करे हैं, इट मीन्स आपने उनकी बिजनेस में इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। सो व्हेन वन ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टॉक इनटू अनदर गिविंग इट पोर्शन ऑफ अ बिजनेस, एन इक्विटी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इज क्रिएटेड। कि इक्विटी पार्टनरशिप कब क्रिएट हो रही है, जब आप उसकी कंपनी के कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो कंपनी मे बाय वन अदर स्टॉक इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस टू ऑब्टेन अ सर्टेन लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर देयर रिस्पेक्टिव बिजनेस एक्टिविटीज़। कि इससे क्या होगा कि जो लोग हैं देखने वाले, उनके माइंड में एक और ज़्यादा अच्छी इमेज बन जाएगी कि भाई इन्होंने तो उनके स्टॉक्स भी खरीद रखे हैं, तो इट मीन्स उनका शेयर भी है उसके प्रॉपर बिजनेस में। दे हैव नॉट कम टुगेदर फॉर अ सिंगल प्रोजेक्ट ओनली कि उसके बाद वो हट जाएंगे, बल्कि उनका लॉन्ग टर्म बॉन्ड आ गया क्योंकि शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उसके। तो इससे उनका एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म बॉन्ड दिख रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। कि जो स्ट्रैटेजिक अलायंसेस करके वो जो इफ़ेक्ट डालना चाहते थे, जो मार्केटिंग इफ़ेक्ट डालना चाहते थे, वो इक्विटी खरीद के और ज़्यादा ट्रू वे में चला जाएगा। सो थ्रू दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेस अ बिजनेस कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है बाय बाइंग अ शेयर ऑफ द अदर कंपनीज इक्विटी, एंड कंट्रोल भी मिल रहा है ओवर अ प्रोपोर्शन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। कि अब आपने जिसके स्टॉक खरीदे, आपको एक तो सामने वाले को पैसा मिल रहा है अगर उसको पैसा चाहिए था, बिकॉज दे हैव कम फॉर आवर स्ट्रैटेजिक अलायंसेस। तो मे बी उनके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने ये काम किया, इसलिए उन्होंने अलायंसेस बनाए, तो उनको पैसा चला जाएगा और एज एन मेरे पास क्या होगा, उनका थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि मैंने उनका कुछ पोर्शन ऑफ इक्विटी खरीद लिया। वेयर एज नॉन इक्विटी स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में यू आर जस्ट पूलिंग योर नॉलेजेस, यू आर जस्ट coming together with your expertise, your like skills, resources, but you are not contributing anything to their like financially, आप कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ पे है। So ultimately a non-equity strategic is in a collaboration in which the parties commit to pooling their resources and knowledge without creating a distinct joint venture or acquiring equity। कि ना तो अलग से एक joint venture, एक firm नहीं बना रहे हैं अलग से, या तो इक्विटी भी नहीं एक्वायर कर रहे हैं उनकी, सिर्फ अपने जो भी स्किल्स है, जो भी रिसोर्सेज है, उनको पूल करके काम कर रहे हैं। हेयर द पार्टनरशिप्स आर मोर लूजली स्ट्रक्चर्ड विद द पार्टिसिपेटिंग कंपनीज बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स टाइज। ये बस जो उनको एक दूसरे के टाइज से बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ वही बेनिफिट मिलेगा। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक अलायंसेज नाउ, पहला क्या है, इम्प्रूविंग शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस। अगर मुझे अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस इम्प्रूव करने हैं तो इट विल हेल्प मी कि मेरे पास शॉर्ट टर्म में पैसा आ रहा है और मेरी चीज़ें कवर हो रही हैं। एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू दी एंट्री, जो बैरियर्स हैं टू एंटर वो क्या हो रहे हैं, एलिमिनेट हो रहे हैं। कि अब मुझे क्योंकि किसी का ऐसे वाला राइट नहीं चाहिए उसके बिज़नेस में जाने के लिए जो पहले चाहिए था। नॉर्मली अगर किसी और के बिज़नेस में हमें नॉर्मली एंटर करना है, कॉम्पिटिटर बनना है, तो हमें वैसे बैरियर्स होते हैं, बट अगर हम एक अलायंसेस बना रहे हैं तो वो बैरियर्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। सो कंपनीज में नॉट हैव द कैपिटल ऑन दी हैंड टू एंटर सर्टेन मार्केट्स, कि मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं इस मार्केट में जाऊँ, बट इंस्टेड दे कैन पार्टनर विद द कंपनीज दैट हैव ऑलरेडी मेड दोज इन्वेस्टमेंट्स टू गेन द एक्सेस चीपर एंड फास्टर।
कि भाई आप लोगों ने मेहनत कर रखी थी, मैं आपके साथ आई, मैंने अपना बिना पैसा नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, बल्कि आपके साथ बस अपने रिसोर्सेज को पूल किया, मेरे पास जो टैलेंट था मैं उसके बिहाफ पे आपके साथ आई, कि मेरी जो स्किल्स थी, टैलेंट था, मैं उसके बिहाफ पे आप लोगों के साथ आई हूँ। आई हैव नॉट इन्वेस्टेड एनीथिंग। सो बैरियर्स जो मैं वरना एंटर ना कर पाती, अब वो बैरियर्स हट गए बिकॉज ऑफ दैट अलायंसेस वी आर मेकिंग। गेनिंग बेटर बिजनेस इनसाइट्स। बिजनेस इनसाइट्स क्या हो रहे हैं, पहले से ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, बिकॉज कंपनी को नहीं पता होता कि जनरली मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कौन सा बिज़नेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं। बट अब यहाँ पे जब दो लोग एक साथ आ रहे हैं तो उनका जो मॉडल है वो क्या हो रहा है, पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। सो कंपनीज मे हैव नो आइडिया हाउ अ सर्टेन मॉडल विल परफॉर्म। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू बिल्ड आउट एन एंटायर मॉडल एंड सेल्फ फंड एन एक्सपेरिमेंट, कि अब मुझे क्या नहीं करना पड़ रहा, मुझे एक नया मॉडल नहीं बनाना पड़ रहा, मुझे खुद से सेल्फ फंडिंग नहीं करनी पड़ रही है, वो सब करे बिना ही मुझे क्या हो रहा है, बिज़नेस की इंसाइट्स मिल रही हैं कि बिज़नेस में एक्चुअली में क्या हो रहा है वो मुझे वैसे पता चल रहा है। देन शेयरिंग फाइनेंशियल रिस्क। अब जो भी रिस्क हैं वो मुझे अकेले बियर नहीं करने पड़ रहे हैं। हु इज़ बियरिंग रिस्क विद मी नाउ? द अलायंस पर्सन जिसके साथ मैंने अलायंसेस बनाई थी। इनोवेटिंग बियॉन्ड करेंट कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ द न्यू पर्सन जो एंटर हो रहा है या न्यू एंटिटी जो एंटर हो रही है, उसके पास जो टैलेंट है, मेरा टैलेंट में वो चीज़ ऐड हो रही है। सो आई एम इनोवेटिंग समथिंग जो मेरी करंट कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड, कि अकेले वो मेरे बस का नहीं था, मुझे उसके लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती, बट नाउ वी आर इनटू अ टीम, तो अब वो टीम के दोनों के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो दे आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू। देन डिसएडवांटेजेस में क्या है, इन्हांस्ड कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है पहले से। व्हेन टू बिजनेसेस कम टुगेदर, अब जो हमारा तो आपस में कॉम्पिटिशन कम हो गया, बट जो हमारे राइवल्स हैं उनके साथ क्या हुआ, कंपटीशन और बढ़ गया। हमारा आपस में कंपटीशन कम हुआ, जो दोनों आपस में मिले तो वो बेनिफिट हो सकता था, क्योंकि कंपटीशन कम होना बिज़नेस के लिए तो बेनिफिशियल है कि कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है तो वो अपनी मर्ज़ी से प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं, सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। वहीं पे जहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं वहाँ पे उनको एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में प्राइजेस कम करने पड़ते हैं कि सामने वाले का प्रोडक्ट तभी सेल होगा जब, मतलब कम सेल होगा जब मैं अपना प्राइस कम करूँगा, तो वो मेरे लिए सिचुएशन रिस्क वाली रहती है। तो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, राइवलरीज बिटवीन देम गेट्स इवन फायर सर। सो इसकी वजह से उनको दोनों को ही अर्निंग्स क्या करनी पड़ती हैं, अपनी कम करनी पड़ती हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइस दे आर कीपिंग इट लो। डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो सकती है बिकॉज लाइक जो मेंबर्स पहले काम कर रहे थे अलग अलग, अब उनको जब हम सेम जगह पे लेके आ रहे हैं तो अल्टीमेटली वो इतना ज़्यादा ईजिली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट नहीं कर पाते, इतना जल्दी कॉप नहीं कर पाते हैं एक न्यू इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से डिसएडवांटेज हो सकती है। देन कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है बिकॉज कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम अलायंसेस बनाने के लिए हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और उन इन्वेस्टमेंट्स का उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है जितना एक्सपेक्ट करते। आइडेंटिटी लॉस, मेरी अपनी एक इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो रही है अगर मैं किसी के साथ बिजनेस करी हूँ, तो अब लोग मुझे मे बी उसके नाम से जानेंगे, मेरे नाम से नहीं जानेंगे, या हमें कंबाइंड नाम से जानेंगे, तो सिंगल जो पर्सनल इंडिविजुअलिटी है वो क्या हो रही है, लूज़ हो रही है। रिडक्टेंट रिसोर्सेज, कभी कभी जैसे वही कि जो रिसोर्सेज हैं वो हर सिचुएशन में उतना ज़्यादा रिजल्ट प्रॉपर नहीं दिखा पाते हैं। सो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करा, लेकिन उससे भी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, इम्प्रूव नहीं हुई बल्कि कम हो। ठीक है, दीज वर द डिसएडवांटेजेस। सो आई थिंक वी विल रैप अप द क्लास है। कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क। है कोई डाउट्स? ओके, थैंक यू।